अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज मुआशी मैदान से बड़ी खबर ये रही कि डॉलर एक दिन में 9 रुपये 59 पैसे सस्ता हुआ है। और दिन के वक्त एक लम्हे को ये भी खबर आई कि जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर इंटर बैंक के मुकाबले में सस्ता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या पाकिस्तान को कहीं से मज़ीद डॉलर्स आ गए हैं या IMF की जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई उसकी वजह से स्पेकुलेशन कम हुई है? बहरहाल ये खुशाइंद ख़बर है, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का सियासी मैदान है उसमें काफ़ी हिद्दत है और शिद्दत है। आज हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और अब हुकूमत की जानिब से जो महसूस हो रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया अपनाया जाएगा कि कल के दिन में काबीना के इजलास के बाद इमरान खान का नाम ECL में डालने का भी फ़ैसला किया गया है। जो फाइनेंशियल टीम है इमरान खान की जमात की, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई और गिरफ्तारियों का इंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक डिफेंसिव मोड में है। जो कल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसके बाद अब उन्हें साबित करना है कि वो वाक़तन सादिक और अमीन हैं। इसी पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, कल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, फ़ैसले के बाद ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक टफ़ टाइम मिला है, लेकिन जो मंदरजात सामने आ रहे हैं उस फ़ैसले से मुताल्लिक़ उस पर क्रिटिसिज़म भी हो रहा है। लेकिन हुकूमत का जारहाना हिकमत अमली अपनाना, क्या ये 62(1)F की तैयारी कर रहे हैं? इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं या इस वक्त जो वक्ती प्रेशर है उसको ज़ायल करने की कोशिश है? नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद की पूरी कोशिश है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है अपोजिशन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कि ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, कौमी दौलत लूट कर गए हैं, ये सियासत नहीं कर रहे बल्कि ये माफियाज़ हैं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ करते हैं। उस नैरेटिव को काउंटर किया जाए, कामयाबी के साथ किया जाए कि नहीं जी सिर्फ हम नहीं हैं, ये भी वही कुछ हैं। अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके, अब कोशिश ये होगी हुक्मरान इत्तेहाद की कि जी इमरान खान को भी किसी न किसी तरीके से नाअहली का सामना करना पड़े ताकि हम बराबर की सतह पर हों। बल्कि ये जो गिरफ़्तारियों की ख़बर चल रही है इसका मकसद भी ये लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ कर दी जाएँ इमरान खान की पार्टी की कि अगर जी सही किसी सतह पर यह फ़ैसला होता है कि अब इलेक्शन में जाना है तो उस वक्त जिस तरह 18 में नवाज शरीफ साहब कंपेन नहीं कर पा रहे थे, ये भी ना कर सकें, हिसाब बराबर करना है, पॉइंट स्कोरिंग जो है ना वो करनी है जी। तो लेकिन अगर पार्टी को आप बैन करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, नाम ECL पर डालते हैं, इससे जो आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी वो ये होगी कि इसका मतलब है कि आप इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में नहीं कर पा रहे। आपने 3.5 महीने कोशिश की, पहले आपने 3.5 साल कोशिश की, वो आपके काबू नहीं आया, फिर आपने साजिश की, साजिश करके उसको इक़्तिदार से महरूम कर दिया। ख्याल ये था कि इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान किस्सा माजी हो जाएगा, लेकिन 3.5 माह में जो उसने टफ़ टाइम दिया है उसका अब यही हल है कि इमरान खान को सियासत से और मैदान से आउट कर दिया जाए और वो भी शरीफ ख़ानदान की तरह, ज़रदारी ख़ानदान की तरह जेलें भुगते, मुकदमात भुगते, अदालतों में जाए, चक्कर लगाए और इससे सियासी इस्तेकाम आएगा कि जब इमरान खान का तो कोई इम्कान नहीं है तो इन्हीं पर गुजारा किया जाए। सही है इरशाद साहब, ये एक सियासी स्ट्रेटजी है जो आप कह रहे हैं कि इस तरह इमरान खान को काबू करने की एक कोशिश है जो हुकूमत अपने ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए करना चाह रही है। अब दूसरा पहलू है कानूनी चाराजोई। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भले PTI के लोग उस पर मुतमईन हों या ना भी हों, लेकिन ये जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये एक संगीन चैलेंज बन सकता है। बिल्कुल। अब जो कानूनी मामलात हैं उसमें क्या वो भी वहाँ पे भी पिक्चर वही रिपीट होगी कि 62(1)F में इमरान खान साहब अदालत में सफाइयाँ देते फिरेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब ने बयान हलफी दिया, या उस तरफ ये नहीं जाएंगे और ये पब्लिक ऑफिस के ज़रिए ही इमरान खान को काबू किया जाएगा? नहीं, देखें, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो ज़ाहिर पेशियाँ भी होंगी, दलाइल भी होंगे, वकील भी होंगे, पैसे भी खर्च होंगे, चक्कर भी लगेंगे, टाइम भी खर्च होगा, ये सारी कुछ तो होगा। अब एक ख्याल ये भी है कि अगर ये इसके लिए फुल बेंच बनवा दिया जाए
ये मुतालबा आज राना सनाउल्लाह ने किया है। जब हम रेफरेंस भेजते हैं, हालांकि आइन में उसका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी सियासी जमात को अब अगर कलअदम करार देना है तो वो इस तरह से नहीं होता, वो उसका बिल्कुल तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। और वो ये नहीं है कि जी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जी 5 रुकनी बेंच कर ले, 3 रुकनी बेंच कर ले, फुल कोर्ट कर ले, नहीं, उसका एक तरीका है। लेकिन इनकी ख्वाहिश ये नज़र आती है कि फुल कोर्ट बन जाए, और फुल कोर्ट का फ़ायदा हुकूमत को हो सकता है क्योंकि ये हालिया जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, वो एक मैसेज भी था कि अदलिया के अंदर हमने इतना काम कर लिया है कि कोई चीफ जस्टिस के लिए या अदलिया की हायरार्की के लिए कोई फ़ैसला करना आसान नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें इरशाद साहब, आपने कहा कि देखें फुल कोर्ट के भले हुकूमत इस्तदा कर दे, लेकिन अगेन वो स्वाबदीद जो मौजूदा रूल्स हैं जुडिशरी के, उसके मुताबिक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन जो बात की गई थी फ़रतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से, जब पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुकर्रर किया गया, उससे मुतालिक जब वो फ़ैसला आया तो रूल्स ऑफ जुडिशरी को बदलने की, उसमें कानून को बदलने के लिए बात की गई थी। क्या ये हुकूमत उस वक्त सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ये स्टेटमेंट आई, या उससे पहले ये रूल्स भी बदल सकते हैं? नहीं, कोशिश तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज नैब के रूल्स बदले हैं जी, दूसरा बिल जो है अब 50 करोड़ तक करप्शन जो होगी उसको नैब हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा। और जो जजेस मुकर्रर होंगे उसमें सदर का कोई इख्तियार नहीं होगा जी। यानी वो जो एक सेफ गार्ड रखे गए थे कि जी बिल्कुल ये ना हो कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा के अपने मुखालिफिन के साथ करना शुरू कर दे। नहीं तो 50 करोड़ तक एंटी करप्शन वाले करेंगे। एंटी करप्शन वाला तो ज़ाहिर है एक मातहत महकमा होता है ना, नैब तो बनाई इसलिए गया था कि ताकतवर लोगों को काबू में लाया जाए ना, इसीलिए एंटी करप्शन वालों को 5 करोड़ दे के जान भी तो छुड़ाई जा सकती है। इरशाद साहब, एतजाज़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मायनाज कानूनदान। एतजाज़ साहब, ब्रीफली ज़रा ये बता दीजिए, ये जो फ़ैसला कल आया है इलेक्शन कमीशन का, क्या ये सरीहन चैलेंज है इमरान खान के लिए, और हुकूमत अगर इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाती है, कानूनी चाराजोई करती है, तो ये 62(1)(f) की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है? नहीं, 62(1)(f) की तरफ तो इस तरह नहीं जा सकता, और उस तरफ, क्योंकि अभी तो ये मुझे यही नहीं समझ आती कि इतना शोर शराबा किस तरह पड़ गया है। सब सियासी जमातों को सोचना चाहिए, सबको सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की बात, इस तरह और इन बातों पे सियासी जमातें या सियासी क़यादतें ख़त्म होनी शुरू हुई, तो सियासी जमातें और सब सियासी शख्सियात, उनका सियासी कत्ले आम हो जाएगा। ये कोई फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, किसी गवाह की जिरा हुई है, किसी जो दस्तावेज है उनकी कोई तस्दीक हुई है, किसी ने आके हलफ लेके तस्दीक की है किसी दस्तावेज की, और फिर उसने उस पर जिरा करके और नतीजे पे पहुंचा है, कोई ऐसा गवाह आया है। किसी गवाह को दोनों साइडों की तरफ से किसी भी को मौका दिया गया है कि आप जितनी दस्तावेजात पेश हो रही हैं या हुई हैं उन पे उनके जो तस्दीक कर सकता है, जो बैंकर मिसाल के तौर पे तस्दीक कर सकता है, वो बैंक एंट्री बैंकर ने तस्दीक करनी है, उन पे फिर जिरा होनी है। कोई किसी ने ऐसी प्रोसेस की है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंक्वायरी की है ऊपरी किस्म की इलेक्शन कमीशन ने, और इतने गंभीर किस्म के एंट्रीज और ट्रांजैक्शन, ये अगर इस तरह के तलवार चलनी शुरू हुई तो मैं बताता हूँ कोई पार्टी नहीं बचेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी। इसको अगर पॉलिटिकल पार्टी ने मुखालफत ना की तो खुदकशी कर रहे होंगे। एतजाज़ साहब, आपका समझ लें कि ये डिटेल्ड प्लान बन गया है कि हर किसी के खिलाफ इस तरह का एविडेंस दे दें
और वो कहें कि जी बस प्रूव हो गया, साबित हो गया। ऑर्डर के तहत के तहत उसके बड़े तकाजे हैं, उसकी बड़ी तरीके और आईनी कानूनी तरीके हैं उसको लाने पे के लिए। इत्ज़ाज़ साहब कता कलामी माफ़, ये फरमाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो मैंडेट से तजावुज़ किया है इलेक्शन कमीशन ने, दूसरा ये एक तरफा फैसला है, उसमें जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। बैठा होता तो वो करता, ये तो एग्जेक्टिव ऑफिशियल है जी, और इलेक्शन करा सकते होंगे, चलो वो इंतजामी काम है, पर ये जुडिशल काम के लिए तो अहल ही नहीं है। ठीक जी, ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, आपसे मज़ीद बात भी करते हैं, गुजारिश है आप साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होतगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे और फिर जो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की बात की गई है उस पर एतजाज़ साहब की क्या राय है, ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, अब वफाकी हुकूमत रेफरेंस दायर करने पे गौर कर रही है और ये रेफरेंस अगर दायर हो जाता है तो क्या इसके लिए मैंडेटरी है कि फुल कोर्ट ही इसे सुने, या अगेन यहाँ पे चीफ जस्टिस के सवाबदीद है वो 3 रुकनी बेंच बना दें, लार्जर बना दें, या फुल कोर्ट को कह दें? अच्छा, वो ये है कि वफाकी हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे, डिक्लेरेशन दे कि एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन फॉर्म और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, then the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision such reference shall be final। अब इसमें 3-4 मराहिल हैं जी। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट को ये नतीजा नहीं निकालना कि इन्होंने कोई फंड में फोर्स कर लिया है, कोई फॉरेन फंड से। ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि ये सबूत नहीं मिला कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है। ठीक, फॉरेन फंड और है, फॉरेन एडेड पार्टी भी नहीं है तहरीके इंसाफ। दूसरा, तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो ये साबित करे the party is operating in a manner prejudicial to the sovereignty और integrity of Pakistan। जी। फिर वो रेफरेंस बना के 15 दिन के अंदर भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को। और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको वली खान का ट्रायल याद है जी, तो पूरा ट्रायल करना पड़ेगा। सही, ट्रायल इससे पहले कि वो बयान कर सके। ट्रायल का मतलब है गवाह पेश होंगे, जिरा होगी। अभी तक तो कोई गवाह पेश नहीं हुआ, कोई जिरा हुई नहीं। अभी तक किस तरह के इलेक्शन कमीशन ने इतने हिसाबात और खाते खोल दिए। और ये अगर शुरू हो गया तो सारी जमातें कहीं कोई सियासी जमात नहीं बचेगी जी। ये मुस्लिम नून ना समझे ये कि हम बच जाएंगे। ये तो इस तरह के जी। अच्छा, ये एतजाज़ साहब ये मामला तो पार्टी का हो गया, पार्टी से मुतालिक आपने बता दिया। अब दूसरा मामला इमरान खान साहब की शख्सियत से मुतालिक है और जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो नवाज़ शरीफ साहब का वो एफिडेविट है 62(1)F के तनाजुर में जिस पे वो नाअहल हुए। इधर इमरान खान साहब का सर्टिफिकेट है जिसको फॉर्म 1 कहते हैं, और सर्टिफिकेट में इलेक्शन कमीशन कहता है कि गलत बयानी की गई है। डिफरेंस क्या है? क्या किसी सर्टिफिकेट में तस्दीकी बयान में गलत बयानी और हलफी बयान में गलत बयानी, क्या 62(1)F में जाके इसका कोई असर पड़ता है, कोई फ़र्क वाज़ेह होता है? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नज़ीर है ना, मियां नवाज शरीफ का एक नज़ीर है। नज़ीर है कि आप अगर नॉमिनेशन फॉर्म झूठा भरेंगे और उसके नीचे जो एफिडेविट है वो झूठा एफिडेविट देंगे तो वो आपको उसकी सजा हो सकती है जी। दूसरा, इससे फैसल बाडवा के साथ भी यही हुआ जी। उनको भी ये की सजा की वजह से मिली कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में गलत बयानी की और उसमें वो उसकी तस्दीक करनी थी एक अलसी बयान की सूरत में जी। तो वो दोनों मियां साहब और इसमें गए और मियां साहब के ऊपर और बहुत
संगीन इल्जाम जो था वो अकामा का था। अकामा कि आपने अकामा लिया हुआ था जो डिक्लेयर नहीं किया। अकामा एक एसेट होता है। मैं नहीं वो सिर्फ जाता कि जी आप तनख्वाह नहीं लेते थे या वो लेते थे। अकामे से ज्यादा संगीन जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अकामे से आप दुबई के अकामे का अगर आपके पास हो, आपको कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के सारे सीक्रेट बैंक अकाउंट रखने वाले जो ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, केमन आइलैंड हो गया, जर्सी आइलैंड हो गया, आइल ऑफ वाइट हो गया, पैनामा हो गया, वहाँ आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। खुफिया बैंक। सही। ये असल अकामे का, ये कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता कि असल अकामा अगर किसी के पास है और वो एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का जुर्म है और मनी लॉन्ड्रिंग उससे बहुत ज्यादा होता है। पर इस मामले में इलेक्शन कमीशन के सामने तो कोई गवाही पेश नहीं हुआ मेरे ख्याल में, किसी की जिरा नहीं हुई। एजाज साहब, ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसकी बुनियाद पर इमरान खान और उनके साथियों को ECL पे डाला जा सकता है, इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये इतना सफिशेंट है कि FIA कल से गिरफ्तारियां शुरू कर दे? नहीं शाह साहब, तौबा, ये कैसे हो सकता है? ये कोई फाइंडिंग ही नहीं है, इसका तो कोई मेरे ख्याल में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं है। अच्छा। ये एक की इंक्वायरी बना दी है इन्होंने। वो जिस तरह DIT बनी हुई थी, कोई JIT बनाए तो JIT ने रिपोर्ट करना है अदालत। जब तक अदालत उस पर पूरे गवाह न ले, शाते न ले, हल्फ न उठाए, वो आके और हल्कियां बयान न दे, हर गवाह और एक ईंट जोड़ के इमारत न बनाई जाए कि किसने दस्तखत किए, कब दस्तखत किए, वो दस्तखत पहचानता नहीं है। बैंकर्स बुक एक्ट ऑफ 1897 अप्लाई करेगा। वो इन बुक्स को उसके जरिए साबित करना होगा। किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जबान से कभी बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का लफ्ज का नाम भी सुना है आपने? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या किसी मेंबर इलेक्शन कमीशन ने लिया हो, उसके बगैर डॉक्यूमेंट साबित ही नहीं हो सकते। वो अच्छा एतजाज साहब, एक और बड़ा नुकता है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी वहाँ पे कंपनीज़ हैं, लेकिन वो लोग पाकिस्तानी हैं और उनकी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड है, इसलिए गैर मुल्की कंपनी हो गई। 351 गैर मुल्की कंपनियाँ इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने निकाली हैं जिन्होंने फंडिंग की है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? क्या गैर मुल्की कंपनी अगर वो किसी पाकिस्तानी की भी है तो वो फंड नहीं कर सकती? आर्टिकल 17 के अलावा आर्टिकल 6 जो है वो इसका PPO 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जी 2, उसमें तो कोई कंपनी मकामी हो या बैरूनी हो, कोई कंपनी किसी पार्टी सियासी जमात को कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकती, ना सियासी जमात किसी भी कंपनी से ले सकती है। अच्छा। ले ही नहीं सकती। अच्छा। सिर्फ इंडिविजुअल से ले सकती है, फिजिकल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये भी अगर इसको भी आप बढ़ा दें और चला दें तो पॉलिटिकल सियासी जमात कोई नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगी। सही। ये आज जो शादियाने बजा रहे हैं गाना सुनाउल्ला जैसे कि जी ये हो गया वो हो गया, उनकी जमात अपनी तो बिल्कुल बच ही नहीं सकती। एतजाज साहब, एक ये केस है 2008 से 2013 का, ये सारा जो कुछ है, लेकिन जो फैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, इलेक्शन कमीशन का, उसमें फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला दिया गया है जो आर्टिकल इस फैसले से 4 दिन पहले शाये हुआ। तो इसको आप किस अंदाज में देखते हैं? ये ऐसा हो सकता है कि उस वक्त जो वाक़या कोई हुआ हो या कुछ छपी हो, उसका भी आप हवाला दें? आर्टिकल 12 है आइन का पाकिस्तान के, वो कहता है वो कोई जुर्म नहीं है जो उस वक्त जुर्म ना हो जिस वक्त वो सरदर्द किया गया हो। अच्छा। उस वक्त कानून के मुताबिक वो जुर्म ना हो। अगर उस वक्त के कानून के मुताबिक वो जुर्म नहीं है तो वो नहीं है। तो इसलिए 2017 के जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी और कवानीन है, वो बादियो नजर में, मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया सवाल आपके, और बादियो नजर में आर्टिकल 12 इतना वाजे है, इतना वाजे है कि अगर एक मैं फर्ज कीजिए
मेरा चालान हो जाता है दाएं तरफ रोड के चलते हुए जी, और वो चलना चाहिए बाएं तरफ, जी, चालान हो जाता है। 2 साल बाद चालान अदालत में आता है, उस वक्त तक फर्ज कीजिए कानून ही बदल दिया गया, अच्छा, जिसमें यूरोप के बहुत से मुल्कों ने किया कि बाएं की तरफ से बजाय दाएं की तरफ से ड्राइविंग। सारा यूरोप, सारी दुनिया बरतानिया के बड़े सगीर के राइट साइड पे, उन्होंने मर्ज करने के लिए राइट साइड कर। ठीक, अब मेरा चालान हुआ था कि लेफ्ट साइड पे चलने का, उस वक्त जब लॉ लेफ्ट साइड या राइट साइड को गुनाह समझता था, ठीक, गलत समझता, तो मुझे ट्रायल मेरा बेगुनाही या सजा उस बात पे होगी जो कानून उस वक्त था जब मैंने वो काम किया, वो अमर किया, वो कॉन्डक्ट एक्शन किया। Was it criminal at that time? If it was, I will be found guilty. If it wasn't, retrospectively माजी उसको नहीं किया जाए। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक के बाद ये जो 351 कंपनियां हैं, एतजाज़ साहब ने एक तो बात की कि PPO 2002 का आर्टिकल 6 जो है वो किसी भी कंपनी को फंडिंग की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। ये जो कंपनियों से फ़ंड आए हैं ये कैसे आए हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है इसका सफ़ा नंबर 43 है और इस पे जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर 203 है। एक कंपनी है यूटोपिया ट्रैवल्स, इसकी जानिब से भी रकम भेजी गई और ये कहानी क्या है और इन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है। और ये कंपनी क्या है, जिब्रान नियाज़ साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इस कंपनी को हेड भी करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये बता दीजिए क्या आपको इल्म नहीं था कि कंपनी अकाउंट से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड करेंगे तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो गैर कानूनी होगा, और कंपनी से ही क्यों आपने फंडिंग की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए यूएसए में बहुत कॉमन है कि हम लोग जो पैसे होते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से भी किसी को दे देते हैं, कोई डोनेशन या कोई कंट्रीब्यूशन, और चाहे तो कंपनी के अकाउंट से भी दे देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर कंपनी होती है, यूएसए में एक टाइप एस कॉरपोरेशन होती है जो कि बिल्कुल वैसी होती है कि जैसे आप पर्सनल कैपेसिटी में ही दे रहे हैं। तो वैसे भी टैक्स फाइल करते हुए ये हमारी मर्जी होती है कि हम अगर कोई अपने बिजनेस अकाउंट से एक्सपेंस करें तो उसको हम अपना पर्सनल एक्सपेंस दिखाएं या बिजनेस एक्सपेंस दिखाएं, तो वो हमारी अपनी मर्जी होती है। और ये पाकिस्तान में भी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर कोई सोशल कॉज के लिए कोई आपसे डोनेशन लेता है तो वो आप बिजनेस अकाउंट से भी दे देते हैं कभी कभार और पर्सनल अकाउंट से भी दे देते हैं, और ये पूरी दुनिया में एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो आपने डोनेशन दी ये शौकत खानम अस्पताल के लिए दी या PTI के लिए दी, पॉलिटिकल पर्पस के लिए दी? जी ये PTI के लिए दी। इमरान खान साहब ने अपील की थी, मेरा ख्याल है कि 2011-12 के टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त खान साहब से बहुत लगाव था सबको, तो उस वक्त मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड था। मैं आमतौर पे कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया और कोई खास कभी डोनेशन भी नहीं दी, लेकिन उस वक्त एक मेरा ख्याल है मैंने अपनी छोटी सी एक डोनेशन दी, और मुझे नहीं पता था कि मतलब इसको इतना इस गलत तरीके से पेश किया जाएगा बाद में। अब ये जो फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दोबारा डोनेशन देंगे PTI को या बस तौबा कर लेंगे? नहीं, देखें, अगर मैं एक प्राइवेट पर्सन किसी शख्स को डोनेशन देता हूँ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक प्राइवेट मैटर है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम ये शो भी नहीं करना चाहते कि हम किसको क्या डोनेशन कभी हमने दी है। ये एक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान के इदारों की, इस चीज को खुफिया रखें। अब देखें, उन्होंने हमारी एक कंट्रीब्यूशन जो कि एक प्राइवेट मैटर था और वो मेरी मर्जी थी, मैं कहाँ से भी देता। देखिए, PTI ने तो हमसे कहा कि भाई ये बैंक अकाउंट है या ये पेपाल का अकाउंट है, आप इसमें पैसे भेजें। अब उनके बस में तो नहीं है कि वो पैसे हम पर्सनल अकाउंट से भेजें या बिजनेस अकाउंट से भेजें। उनको तो उनके तो जो हम पैसे भेजेंगे उनको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये हमने अपने प्राइवेटली पैसे भेजे और पूरी दुनिया में उन्होंने सारी वेबसाइटों पे हमारा नाम लगा दिया। अब देखें, इसके बाद हम किसी पाकिस्तान की कभी डोनेशन होगा या कोई काम होगा या कोई अच्छा कॉज होगा, हम कैसे पैसे भेजेंगे? ये तो हमारा नाम सारी दुनिया को बता देंगे। और इसकी वजह से अगर यूएसए में
अब मेरी जो कंपनी है वो इस वक्त बहुत बड़ी कंपनी हो गई, पहले छोटी थी, $400 मिलियन का बिजनेस करती है। अगर यूएसए मेरा ऑडिट स्टार्ट कर दे इसकी बेस पे, तो मुझे लीगल और अकाउंटिंग की फीस में लाखों डॉलर मेरे खर्च हो जाएंगे। तो मैं के पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान से इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, सामान भी मंगा रहा हूँ। $250 मिलियन का सामान मैंने पाकिस्तान से यूएसए और दूसरे मुल्कों में पिछले 2-3 साल में मंगाया। तो देखिए हमारे साथ कितनी ज्यादती है ओवरसीज कम्युनिटी के लिए, कि हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, कोशिश करते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे। जिब्रान, आपको आपकी कंपनी का नाम तो फैसले में दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको कोई सवालनामा भेजा गया हो या आपको किसी हेयरिंग पे बुलाया गया हो? जी, मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया गया, मुझसे पूछा नहीं गया कि ये मैंने पर्सनल कैपेसिटी में दिए हैं या बिजनेस अकाउंट से क्यों पे किए हैं। क्योंकि देखिए जब लाखों पेमेंट्स आती हैं तो आप जब अपने आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल होता है उसमें आपका पर्सनल और बिजनेस एक साथ होता है, आप गलती से भी भेज सकते हैं। आप एक देखिए ना, जब पीटीआई को लाखों पेमेंट्स आई होंगी तो उसमें से यकीनी तौर पे कुछ हजार पेमेंट्स लोगों ने जल्दी में, या उनके पास जो जेब में क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड था, आप देखें कि इस कदर वो लिस्ट ऐसी नामाकूल किस्म की लिस्ट है कि उसमें जो पेमेंट करने का नाम लिखा, मास्टर कार्ड लिखा है, उसमें वीजा लिखा हुआ है। यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड से अगर किसी ने पेमेंट कर दी तो उन कंपनियों का नाम भी लिख दिया, किसी ने पर्सनल मास्टर कार्ड वीजा से दे दिया, चेज बैंक से पे करते तो चेज बैंक का नाम लिख दिया। यानी कि लाखों ट्रांजैक्शन में जाहिर है कभी कभी आप उसमें ये बताएं कि ये हमारे मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये जो बैरूनी कंपनियां थीं उन्होंने फंडिंग की इमरान खान को और पीटीआई को ख़ास मकासद के लिए, वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते थे। तो आपके जहन में क्या था? आप कोई हमारा एटमी प्रोग्राम बंद कराना चाहते थे, इमरान खान से कोई फ़ायदा उठाना चाहते थे? आपकी कंपनी ने क्यों इन्वेस्टमेंट की? और दूसरा ये भी बता दें, वॉल्यूम क्या था आपने जो डोनेशन दी, जो पैसे दी? $1000 या उससे कम थी मेरे ख्याल, मुझे याद है शायद $1000 थी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने इस तरह के लोगों ने दी, किसी ने $50 दिए, किसी ने $20 दिए, तो मेरा ख्याल है शायद मेरी कंट्रीब्यूशन शायद थोड़ा हायर साइड पे। लेकिन आमतौर पे एक एवरेज आदमी जिसने किसी ने क्रेडिट कार्ड से अपने बिजनेस के पैसे दे दिए क्योंकि उसके हाथ में जल्दी में वो आ गया, उसने $50 दे दिए, किसी ने $20 दे दिए, किसी ने $10 दे दिए, तो उसमें हमने 3000, हम जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमें ऐसे दिखा दिया कि हम यहाँ यूएसए में बैठ के पाकिस्तान में कोई कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीटीआई के उस वक्त, जिब्रान साहब आपको अगर याद हो, पीटीआई के कौन लोग थे जो उस वक्त इस सारे मैटर को देख रहे थे, जो फंडिंग के लिए कॉल दे रहे थे और जिन्होंने आपको अकाउंट नंबर्स वगैरह शेयर किए? ये मेरे ख्याल में मैंने पीटीआई की वेबसाइट से लिया था। ज्यादातर सोशल मीडिया वगैरह पे जो पीटीआई अपना लोगों को एनकरेज करती है कि जी आप पाकिस्तान के लिए ये करें या पीटीआई के लिए ये फंडिंग करें, तो ज्यादातर हमने सोशल मीडिया पे ही देखा और वहां पे उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी और पेपल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। और आपको भी पता है कि अगर कोई अपने बैंक अकाउंट या पेपल की इंफॉर्मेशन दे भी दे तो वो ये तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि जो पैसे भेजने वाला पाकिस्तानी है वो पेमेंट अपने पर्सनल से करेगा या बिजनेस से करेगा या मास्टर कार्ड से करेगा या वीजा कार्ड से करेगा, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। तो इसमें तो बेचारा लेने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। सही है, ठीक है। इसका मतलब है आपके तो दो कसूर हो गए ना। एक तो आपने पेमेंट जो है एक अपनी कंपनी अकाउंट से की, एक गैर मुल्की कंपनी होगी, दूसरा मास्टर कार्ड से की, वो भी एक गैर मुल्की वो है। तो इसका मतलब है दो जुर्म आपने किए हैं पीटीआई को इन्वेस्टमेंट के लिए या उसके डोनेशन के लिए। वो भी गैर मुल्की कंपनी का कार्ड है ना। नई पार्टी आई और हमने सोचा कि शायद पाकिस्तान में कोई अच्छा कोई फंड रेजिंग शुरू हुई है, शायद अगर फंड रेजिंग, जैसे देखिए हमारे यहाँ अमेरिका में फंड रेजिंग होती है तो उससे पॉलिटिकल पार्टियां डेवलप होती हैं, उसमें ये जो बड़े बड़े टाइकून आ जाते हैं पार्टियों पे, जो पार्टियों पे कब्जा कर लेते हैं, वो कल्चर खत्म होता है। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी आई है, शायद वो कोई अच्छा काम करेगी, तो पाकिस्तान की भलाई के लिए किया। तो आपकी उम्मीद पूरी हुई? आपकी उम्मीद पूरी हुई? कॉर्पोरेशन है वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर है ना, जब आप पाकिस्तान में अपना टैक्स फाइल करते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। लास्ट क्वेश्चन, वन कमेंट कर दें, क्या जिस मकसद के लिए जो उम्मीद रख के आपने पीटीआई को डोनेशन दी थी वो उम्मीद आपकी पूरी हुई? देखिए पीटीआई ने जाहिर उम्मीदें बहुत दिलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उस तरह से काम नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिब्रान, बहुत शुक्रिया आपका। जिब्रान नियाज़ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये कंपनी ऑन करते हैं और वो कंपनी जो है वो उसका नाम आया है जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला, और उस पर ये सफ़ा नंबर 43 पे इनका है। बहरहाल अब सवाल ये भी है
इरशाद साहब, अब इस सारी कहानी के दो रुख हैं। जिस तरह अभी एतजाज़ हसन साहब बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की क्लॉज 6 है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी फंड नहीं कर सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी को। और अगर इन गैर मुल्की कंपनियों का नाम इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है PPO 2002 की मद में, तो इसका मतलब है वो कानून के मुताबिक चले हैं। और अगर कानून जो है उसको, एक सवाल ये भी है कि कानून बदला क्यों नहीं। अब देखें, जैसे एतजाज साहब भी कह रहे थे कि कोई भी कंपनी, मुल्की हो या गैर मुल्की, वो सियासी जमात को फंड नहीं कर सकती। नहीं, केस है ये 2008 से 13 का जी, कानून बदला है 2017 में। नहीं, दो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उसकी क्लॉज 6 की बात कर रहे हैं। ये कंपनीज को 17 में शामिल किया गया जी, कंपनीज को 17 में किया गया है शामिल। एतजाज साहब बहरहाल ये कह रहे थे, ये एक मामला है, नुकता है। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इरशाद साहब। जी फवाद साहब, अब एक आज फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी और कल ये कहा जा रहा है कि जो काबीना की मीटिंग होनी है उसमें इमरान खान साहब का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे क्या राय रखती है? और कुछ ये भी है कि कुछ आपकी जो फाइनेंशियल टीम थी या कमेटी थी उसके खिलाफ भी एक्शंस होंगे। देखिए, बात ये, इमरान खान जब से हुकूमत से गए हैं वो कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर गए? एक दफ़ा भी नहीं गए। उन्होंने बाहर जाना है, कोई नहीं जाना, तो ECL में डाल देंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये जो अहमकाना पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, और ये जो आप कह रहे हैं जारहाना हिकमत अमली, तो ये 25 मई को क्या था? ये जब से आए हैं जारहाना के अलावा इन्होंने क्या किया है? मुल्क की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है। सवाए जारहाना के इन्होंने और तो इनको कुछ आता ही नहीं करने। इतने नालायक और नाअहल टोला है जो हमारे सर पे मुसल्लत है, और ये और भी कर लेंगे इससे। देखिए, ये जो सोच है कि हम सिर्फ तब इलेक्शन जीत सकते हैं जब इमरान खान नहीं होगा, तो इमरान खान को हम निकाल लेंगे तो फिर हम इलेक्शन जीत जाएंगे, इस तरह थोड़ी होता है। आप मुल्क में फिर माशरा लगा लें, फिर कोई और सिस्टम बना लें। इलेक्शंस में तो आपको मुकाबला करना पड़ता है, और लोगों के वोटों से आपने आना है। या तो फिर क्रिमिनल केस हो, जैसे नवाज शरीफ पे था, वो केस है कोई नहीं। पॉलिटिकल केसेस में इस तरह से जो है, ये तो मजाक है, जैसे ये करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लगा लेंगे। फवाद साहब ये फरमाएं कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं, ECL पे डाला जाता है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भी दाखिल करते हैं, तो आपका जवाबी हिकमत अमली क्या होगी? आप कोर्ट्स का रुख करेंगे या कोई तहरीक चलाएंगे, अवामी दबाव बढ़ाएंगे इन पर कि ऐसे इकदाम ना किए जाएँ और वापस लिए जाएँ? 25 मई को मैं आपसे सिर्फ ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको कैसे लगा है कि ये पहले जो कर रहे हैं, ये अभी जो अगला करने जा रहे हैं उससे अलग है? ये जो कुछ उन्होंने पहले किया ये दोबारा वही करेंगे। और हमने पहले भी जो है वो आइन कानून के अंदर रह के इनका मुकाबला किया है, अभी हम आइन कानून के अंदर रह के मुकाबला करेंगे। तहरीक चलाना ज़ाहिर है हमारा हक है, और अब तो सारे सूबों में भी हमारी हुकूमत है, और ये जो तहरीक होगी जाहिर है कि इसमें जो पिछले हालात हैं वो नहीं है। तो ये तो एक इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट की प्राइम मिनिस्टर है ना, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये ठहर नहीं सकते। इन्हें चाहिए कि अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें और थोड़ा सहारे से चलने की कोशिश। राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे थे कि जी हम किसी सूरत आपको कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने नहीं देंगे। ऐसी सूरत में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप किसी F9 या दूसरी जगह पे एहतजाज करेंगे या आप रेड जोन में दाखिल होंगे कल? नहीं, रेड जोन में हमारा एहतजाज है ही नहीं। हमारा एहतजाज जो है वो रेड जोन के बाहर है। राना सनाउल्लाह तो SHO कोसार जितने ताकतवर हैं, उनकी बातों के ऊपर क्या वक्त है। अच्छा, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, फेडरल अच्छा, एक र्यूमर चल रही है कि इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे मामलात फुल कोर्ट में ले जाते हैं, नवाज शरीफ का केस भी और ये फ़ैसला भी और सारा कुछ वहाँ से फ़ैसला करा लेते हैं और एक दफ़ा सेटल कर देते हैं। ऐसी कोई आपने भी बात सुनी है, आपके इल्म में है? क्या मामला? हमारा तो कोई मामला ही नहीं फुल कोर्ट में ले जाने का। ये जो अब नवाज शरीफ के जो केस हैं वो भी फुल कोर्ट में तो नहीं जा सकता। वो केस जो है वो तो क्रिमिनल ट्रायल है, नवाज शरीफ वापस आए और अपना ट्रायल फेस करें। फुल कोर्ट में तो मतलब किस कानून के तहत जाएगा? अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो मिस डिक्लेरेशन का इशू है, आपने ये तो कहा कि सर्टिफिकेट और बयान हल्फी में फ़र्क है, लेकिन इशू ये है कि जी इमरान खान साहब ने जो डिक्लेरेशन दिया, जो सर्टिफिकेट दिया, फार्म 1 दिया,
उसमें गलत बयानी हुई और हुक्मरान लोग कह रहे हैं कि यही नवाज शरीफ का मामला था कि वो गलत बयानी का मुर्तकब हुए। इमरान खान के जो बयान हल्फी है उसमें क्या गलत बयान है? ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी उन्होंने गलत बयानी की है, उसमें मुताबिकत नहीं रखते। अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट्स और इमरान खान की स्टेटमेंट मुताबिकत नहीं रखती है। और ना इलेक्शन आज यही तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, या तो वो टुकड़ा पूरा इसके जवाब में चला दें जो आपने किया था कि वो आपको समझ आ जाए कि वो क्या उन्होंने बात की है। इलेक्शन कमीशन ने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि फॉरेन लोगों ने जो नॉन पाकिस्तानी है उन्होंने फंड किया। आज आप देख रहे हैं सुबह से सारे पाकिस्तानी जो हैं जो 13 की उन्होंने लिस्ट दी थी उन सब ने इलेक्शन कमीशन को मां बहन की गालियां नहीं निकाली, बाकी हर काम कर लिया। और वो सारे सू भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो सारे पाकिस्तानी हैं जिनको उन्होंने फॉरेन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो पूरा जवाब हमने दिया हुआ था वो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में शामिल नहीं किया। या वेट करेंगे फैसला 2-4 दिन में अदालत से सेटिस्फाइड हो जाए, इसमें कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। तो इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ हुक्मरान जमात को नैरेटिव देने के लिए या खुश करने के लिए फैसला दे दिया इतना बड़ा? 100%। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जो है वो मेरे ख्याल है इस वक्त अगर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो जाए PMLN के तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। वो तो ऐसे तकल्लुफ़ ही कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। अच्छा फवाद साहब, व्हाट्सोएवर द डिसीजन इज़, लेकिन एक चीज़ जो अपेरेंटली लग रही है कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसके बाद आपको अपने सादिक और अमीन होने की एक सफाई देनी पड़ रही है, तो आप समझते हैं कि आप इस वजाहत में सुरखरू हो जाएंगे? इमरान खान जो दोबारा उन्होंने साबित किया वो सादिक और अमीन एक दफ़ा फिर साबित हुआ। इतनी बड़ी फंडिंग तो और कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। इतनी बड़ी जो फंडिंग है और कोई पार्टी तो उसके करीब भी नहीं है जिस तरह की PTI फंडिंग। PTI ने क्या ये इलेक्शन जो PPO 2002 है और फिर ये इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसमें तब्दीली की है, तरमीम की पे गौर नहीं किया था अपने दौरे हुकूमत में? लॉ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा इंटरप्रिटेशन करने वाला बेईमान हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते? अच्छा ये फरमाएं, एक चूँकि आप कानूनदान भी हैं, ये फरमाएं कि ये केस ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हो, हुकूमत दायर करे जो कल करना चाह रहे हैं, कैबिनेट से फैसला लेना चाह रहे हैं, या ये फिट केस है ही नहीं रेफरेंस का? नहीं, अच्छी बात है ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए ताकि हमें भी समझ आ जाए कि किस कानून के तहत इन्होंने जो है रेफरेंस भेजा है और किस कानून के तहत इन्होंने ये सब कुछ किया है। और अदरवाइज तो हमें भी अभी तक नहीं पता चल रहा कि किस कानून के तहत इन्होंने। मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते हैं कि जी कल कैबिनेट ये फैसला करेगी, इनको रेफरेंस भेजा जाएगा, इनके नाम ECL पे डाले जाएंगे और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है मीडिया को। देखिए फजल रहमान साहब बेचारों को क्या पता, उन्हें तो जो है वो आइन कानून तो नहीं पढ़ना आता ना, वो तो ऐसे ही एक जो है वो बस हादसे में आ गए हैं। उनके वालिद साहब पाकिस्तान में सियासत करते थे तो बेटे ने भी शुरू कर दिया, अपने बेटे ने भी उन्होंने वजीर बनवाना था, वो हुकूमत में आ गए और इससे ज़्यादा। अच्छा फवाद साहब, आपकी जो जमात है उस पर ये जो सारा हुकूमती इत्तेहाद है वो नाम दे रहा है फितने का। इवन नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इस फितने की फितनाबाजी हमेशा के लिए ख़त्म करें और कानून और आइन के मुताबिक फ़ौरन एक्शन लें। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खान साहब ने दिया हुकूमत से निकलने के बाद, लोगों को साथ मिलाया। कल का फैसला आप समझते हैं कि कहीं हर्ट कर रहा है आपको? एक शक जो है वो एक शुबा पैदा कर रहा है इलेक्शन कमीशन का? मेरा नहीं कहा, हर एक को इलेक्शन कमीशन का पता है, हर एक को पता है इलेक्शन कमीशन इज लॉन्ग आर्म ऑफ PDM। तो हमारा जो वोटर है इमरान खान को देखें, कोई आदमी जो है पाकिस्तान में, इमरान खान ने 70 अरब रुपया अभी तक शौकत खानों खर्च कर चुका है कैंसर हॉस्पिटल, मिलियंस ऑफ डॉलर नमल के ऊपर जो है खर्च। इमरान खान से ज्यादा कोई बंदा पाकिस्तान में पैसे खर्च नहीं करता। और अब भी इमरान खान का वो ट्रस्ट है लोगों का। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तान में आदमी है जिसपे लोग आंखें बंद करके एतवार करते हैं अपने पैसे के। सही है। अच्छा फवाद साहब, इसके ऊपर इस तरह की बातें करना तो जहालत। बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से क्या सीखा है? बुज़दार साहब को पार्लिमानी लीडर पंजाब में बना देना, आप समझते हैं कि इट्स अ सैंड डिसीजन? और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये चलता रहती हैं। पार्टीज अपनी जो है वो उसको रीडू करती रहती हैं, चीजें करती रहती हैं। उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहते हैं, जाहिर है उन्हें पार्लियामेंट्री लीडर बनाना जो है वो दुरुस्त है। 3.5 साल की तो छोड़ें, ये 3.5 माह की कारकर्दगी तो देखनी चाहिए ना, कि कहीं किसी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में नजर ही नहीं आए एक जलसे के अलावा। सही है, वो उस
पीटीआई के कोई वो आप समझे कि वो नहीं होंगे ना, उनका एक कई हर एक की अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो उनको जब खान साहब ने फैसला किया तो सही। अच्छा, ये फरमाएं कि अब ये तंजीम साजी पर भी आप जा रहे हैं, तो ये जो खान साहब ने कहा यहाँ पार्लिमानी पार्टी से कि जी 4 से 6 हफ्ते में इलेक्शन का बिगल बच सकता है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है खान साहब की और आपकी, या ये असेसमेंट है कि 4-6 हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी है इसमें। अच्छा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी है 4 से 6 हफ्ते में। नहीं होता तो क्या करेंगे? मुहर्रम हो जाने फिर आपको अगली स्ट्रेटजी बताएंगे। नहीं, 4 से 6 हफ्ते में आपको अगर लॉन्ग मार्च पे आ रहे हैं, धरने पे आ रहे हैं, कारकुनान को भी तो बताना होगा। कारकुनान स्टैंड बाय थोड़ी हैं। मुहर्रम के बाद अच्छा, मुहर्रम के बाद नई हिकमत अमली तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुहर्रम का महीना जो है इसका मतलब है वो सुकून में रहेगा हुकूमत के। तो ये आप ये जो अभी थोड़ी सी लग रही है खामोशी, वो मुहर्रम और हराम की वजह से है और सैलाब और ये जो बारिशें हैं इसकी वजह से है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इंशाअल्लाह ताला ये ज़रा खैरियत से मुहर्रम गुजर जाए, फिर आप देखिए कि हम इनको कैसे जो है धोबी पटड़ा लगाते हैं। आप हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज एक दिन में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया है। ये तो बेयकीनी जो है, अगर आपने एक थोड़े टाइम के लिए आप चुप रहे हैं, सड़कों पे नहीं निकले, तो मईशत तो कुछ अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। नहीं, ये तो इसका वजह ये नहीं है, तो IMF का जो एग्रीमेंट साइन होना है, तो एक्चुअली तो 200 पे आना चाहिए। 70 रुपये ये बड़ा है, नो कॉन्फिडेंस है, ये 10 रुपये नीचे है, तो मुझे उम्मीद है ये 35-40 रुपये और नीचे आना चाहिए। अभी जो है ये 200 से तो नीचे होना, 175 के ऊपर था जब हमने छोड़ा, अब 228 पे। अगर आप इसको कामयाबी समझते हैं तो फिर मैं क्या बहस करूँ? नहीं, मैं कामयाबी नहीं समझ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फवाद साहब, तो अगर ये 200 पे आ जाए तो आप समझते हैं हुकूमत की कामयाबी होगी, या 190 पे भी आ जाए? नहीं, आना चाहिए। नहीं, ये तो पाकिस्तान का इशू है, ये कोई गवर्नमेंट का इशू तो नहीं है। अल्लाह करे कि ये डॉलर नीचे आए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, इकोनॉमी जो है वो सारे पाकिस्तान का इशू है। और हमें आज किसी भी सियासी जमात से हो, हमारा ये एक होना चाहिए कि रिजॉल्व होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत देखना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।